जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, आसानी से व्यक्ति को लोन मिल जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर व्यक्ति लोन के लिए ही जाते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक बैंक और एनबीएफसी से 2-3 साल पहले लोन लिया था। वो अपने खर्चे को पूरे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए। एक से लोन लिया, फिर उसका चुकाने के लिए दूसरे बैंक और एनबीएफसी से लोन ले लिया, फिर दूसरे को चुकाने के लिए फिर तीसरे बैंक और एनबीएफसी से लोन ले लिया, फिर तीसरे को चुकाने के लिए फिर चौथे एनबीएफसी से लोन ले लिया। इस प्रकार से एक साइकिल्स वो चलाते रहे और उन्होंने क्रेडिट कार्ड का भी काफ़ी यूज़ किया और क्रेडिट कार्ड का बिल भी अब उनका पूरे तरीके से पे नहीं हो पा रहा है और लोन भी अब वो पे नहीं कर पा रहे हैं। रिकवरी एजेंट लगातार उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब है। अंततः उनका ये कहना है, चाहे अब कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे, चाहे अब कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, मैं इनका एक भी रुपया वापस नहीं करूँगा, एक भी ईएमआई पे नहीं करूँगा। जो करना है कर लो। बैंक और एनबीएफसीज का मेरे द्वारा पूरी तरीके से खेल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि मैं एक का चुकाने के लिए फिर एक का पेमेंट कर रहा हूँ, फिर दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे का पेमेंट कर रहा हूँ, तीसरे का चुकाने के लिए चौथे का पेमेंट कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस सब से। देखिए, इसमें गलती तो आप ही की है। जब आपने किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, आप अपने खर्चों को पूरी तरीके से नियंत्रित करें। और आप एक का चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले रहे हैं, आप दूसरे से चुकाने के लिए तीसरे से लोन ले रहे हैं, आप उतना ही ईएमआई वगैरह अपना बनवाएं जितना आप पे कर सकते हो। मानो अगर आपकी सैलरी 40-50 हज़ार है तो आप 10% का ही ईएमआई बनवा करके चले, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। अब आपकी सैलरी तो मतलब हो गई 40,000 रुपये और आपने जो लोन ले लिया वो इतना ले लिया कि आपकी ईएमआई ही 100% जा रही है सैलरी में से, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? अब अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है कि बैंक और एनबीएफसी का इसमें किसी प्रकार से नुकसान है? बिल्कुल बैंक और एनबीएफसी का कोई नुकसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बैंक और एनबीएफसी तो क्या है, किसी और कस्टमर से पूरे तरीके से वो ले लेगी, लेकिन आपको पूरे तरीके से नुकसान पहुंचा चुकी है। नुकसान क्या हुआ? आपकी फाइनेंशियल डेथ हो गई। फ्यूचर में आपको कभी ना कभी लोन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। आप फ्यूचर में किसी बैंक और एनबीएफसी से लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी ने 100% गिरा दी होगी। अगर आपने भी किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने एक लोन को पे करने के लिए दूसरे बैंक से लेना है, दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरे से लेना है, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। आप इतना ही लोन लें जितना आप पे कर सकते हैं ईएमआई मंथली। जैसे कि आपकी सैलरी मतलब जो भी है उसका 10% ही ईएमआई बनवा करके चलें, तो आपको आसानी होगी और भविष्य में किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के कस्टमर्स होते हैं। एक तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो मैंने देखा है, जो बैंक और एनबीएफसी से लोन तो ले लेते हैं लेकिन वो जानबूझ करके पे नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बैंक और एनबीएफसी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। बैंक और एनबीएफसी से कुछ व्यक्ति लोन लेकर के ये समझ जाते हैं कि बैंक और एनबीएफसी को कुछ नहीं पता है और जिस बैंक से वो लोन लेते हैं उसमें पैसा अकाउंट में नहीं रखते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से पूरी डिटेल आ जाती है, इस बंदे के कितने बैंक अकाउंट हैं, कितना उनका अमाउंट है। चाहे तो बैंक और एनबीएफसी प्रॉपर डिटेल्स आपकी निकाल सकती है। देखिए, लोन डिफॉल्ट होना किसी प्रकार से कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपको हम बता दें। लेकिन आप जानबूझ करके अपने लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपके ऊपर आ सकती है। हो सकता है कि आपको जेल भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हों। देखिए, हम यूट्यूबर्स का क्या है, हम यूट्यूबर्स आपको अवेयर करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। जो आपके अधिकार होते हैं ना, वो आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने जो राइट्स हैं वो समझने के बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं। हम बिल्कुल भी दुरुपयोग करने के लिए आपके अधिकार नहीं बताते हैं, आपकी जानकारी के लिए आपके अधिकार बताते हैं। और लोन ना चुका देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप जाके पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, तब तो चलो ठीक है, आप मान करके चल रहे हैं, आप नहीं चुका पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। मैं ये चीज़ पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक एनबीएफसी से लगभग 38,000 कुछ रुपए का लोन लिया था। 38,000 रुपए का लोन लिया, उनकी सैलरी वगैरह आनी बंद हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको यही किसी ने सजेस्ट किया कि तो भैया फलानी एनबीएफसी से लोन ले ले। उन्होंने हमसे जब एडवाइस दी, हमने उनको यही सजेस्ट किया
कि तू किसी एनबीएफसी के चक्कर में मत पड़, अपने किसी यार दोस्त परिवार वालों से पैसा लेकर के पे कर दे, वरना तू एक जाल में फंस जाएगा। उससे लेकर के फिर उसका चुका देगा, उससे लेकर के फिर उसका चुका देगा। आने वाले टाइम में यही 38,000 रुपए का लोन तेरे ऊपर 3 लाख 4 लाख रुपए का बन जाएगा। तो तू ये काम मत कर। हमने उसको क्लियर कट मना कर दिया, क्लियर कट, और ये भी कह दिया अगर तू देने में सक्षम नहीं है तो मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे मत करो, उसका लेने के बाद उससे पे कर दो, उसका लेने के बाद उससे पे कर दो। अरे ये तो आप और कर्ज में डलते जा रहे हो। ये बताओ, ये चीजें ठीक नहीं है। हाँ डेफिनेटली अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर पर ही इंपैक्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर जानबूझ करके आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका लोन जब एनपीए हो जाएगा उसके बाद में बैंक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो भी लीगल एक्शंस होते हैं वो आप पर किए जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपको आज की डेट में लीगल एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उनकी लीगल एडवाइस का आप दुरुपयोग ना करें। आप अच्छे तरीके से चीजों को समझें, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी पूरे तरीके से मेंटेन करके रखें, अपने परिवार को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं उनकी सैलरी तो मान लो 50,000 रुपए है, उनके खर्चे हैं दुगने, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप अपनी सैलरी का सही तरीके से यूज करना सीखें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल कोई एडवाइस चाहिए, हालांकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और हम एडवाइस देने के लिए बाध्य भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत हमारे पास में जानकारी है, जो हमने फेस किया है, जो चीज़ों को हमने समझा है, उसके आधार पर आपको हम जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं और वो लीगल एडवाइजर्स के पास में जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, उनको एडवाइस पैसा देने के बाद में प्रॉपर नहीं मिल पाती है। अगर आप भी हमसे किसी प्रकार की एडवाइस लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा रिकवरी एजेंटों से परेशान हैं, बैंक और एनबीएफसीज को लेकर के आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है jayjanshakti@hotmail.com। ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर आप जब ईमेल करेंगे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, जो आपका करंट इशू है वो प्रॉपर तरीके से हमें बताएंगे। हम आपके ईमेल को देख करके आपको रिप्लाई देंगे, उसमें हम आपको डेट एंड टाइम बताएंगे, किस टाइम का आपको अपॉइंटमेंट मिला है, हम कब कॉल करेंगे, पूरी जानकारी उसमें दे देंगे, और आपको हमें एक मिनिमम सा अमाउंट भी पे करना होगा। आपकी समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे। आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप ईएमआई पेमेंट नहीं करेंगे क्या होगा, अगर इस प्रकार के साथ में भी आपको इशू क्रिएट करना पड़ रहा है, जैसे हमारे इन सब्सक्राइबर्स को हुआ कि एक बैंक से लेकर के दूसरे बैंक का पे कर रहे हैं, तीसरे बैंक से लेकर के चौथे का पे कर रहे हैं, उसमें आपको क्या इश्यूज आएंगे, आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।